नमस्कार। AK सुपर 60 चैनल पे एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12th के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सेकेंड चैप्टर का भाग 1 और भाग 2 में कुछ महत्वपूर्ण VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ा था। आज हम लोग भाग 3 में कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा जो कि बार बार पूछा जाता है। देखिए ये जितने सारे क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों के सामने ये कब पूछा है इसका डेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है, कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू 6। अगले प्रश्न के सेकेंड प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वेदांग की संख्या कितनी है, तो वेदांग की संख्या कितनी है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 6। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं दिया है। मेरा मकसद है डायरेक्ट क्वेश्चन टू आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न है बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा उपसंपदा, उपसंपदा। ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, जो विधि है उसको हम उपसंपदा कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी, कितनी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 16। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, 16। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है, लिंक उसका देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, पांचवा है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी। देखिए 2022 में पूछ दिया है, तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें ऑप्शन भी दे देगा कि चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजात शत्रु। तो इसका ऑप्शन आप लोग सीधा लगाइएगा चंद्रगुप्त द्वितीय पे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो किसी में भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 18। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। ठीक है, चलिए सातवां प्रश्न है वेनसांग किस देश का यात्री था, वेनसांग किस देश का यात्री था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू चीन का। ये कहाँ का था बाबू, तो ये चीन का था। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था। मौर्य काल में यहाँ पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मौर्य काल में, तो मौर्य काल में मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज जो कि काफी प्रसिद्ध यात्री था। ठीक है, नौवां प्रश्न है 16 महाजनपदों का उदय हुआ। देखिए यहाँ पे प्रश्न में कुछ समझने का कोशिश कीजिए कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ मतलब कि किस काल में हुआ। ठीक है, किस काल में इसका उदय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू बुद्ध काल में, बुद्ध युग में, युग कहेगा या काल कहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध युग में। ठीक है, 10वां प्रश्न है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म निम्न में कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया है, ठीक है ना, ABCD। तो जापान, सीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका। देखिए कहाँ कहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ, क्वेश्चन पूछ दिया है कि कहाँ प्रचलित नहीं हुआ, बाकी इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे प्रचलित नहीं हुआ, उसी को बताना है। तो देखिए जापान में हुआ था, सीरिया में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, लेकिन देखिए तीसरा ऑप्शन है C, तो ब्रिटेन में बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन C। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, उल्लेख मिलता है। देखिए 2014 में यह पूछा है, उल्लेख मिलता है मतलब कि कहाँ मिलता है, किस से मिलता है, किस अभिलेख से मिलता है, किस शिलाभिलेख से मिलता है। ठीक है, तो यह सम्राट अशोक के 13वें शिलाभिलेख से मिलता है। ठीक है, 13वें शिलाभिलेख से मिलता है जो कि गिरनार में मौजूद है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है, इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। ये जो इंडिका है यह एक प्रसिद्ध यूनानी यात्री जिनका लिखा हुआ है इंडिका, तो ये किसका यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत पूछ रहा है यानी कि उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा बाबू मेगास्थनीज। ठीक है, यात्रा वृत्तांत है। चलिए
13वां प्रश्न है कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू, देखिए 2021 में ये पूछ दिया। देखिए इंपॉर्टेंट भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ और इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद बाकी और भी कोई वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने कितना तक पढ़ा है, कितना हमारा ज्ञान का स्तर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 261 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, कलिंग की युद्ध कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के 9वें राजवंश में हुआ था। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था। चलिए 15वां प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो ये तो बहुत आसान है, 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। ठीक है, अगर इसमें से पूछता है कि इन चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा बाबू ऋग्वेद। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न है सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? इसका ऑप्शन दे देगा मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू मौर्य वंश। ठीक है, सम्राट अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। बहुत आसान आसान प्रश्न है ये, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए, और सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसको घबराना नहीं है और इसको याद कर जाना है, बढ़िया से पढ़ लेना है और फिर आगे के एग्जाम में तैयारी करके ही जाना है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो पूरा शेयर कीजिए, फैला दीजिए एकदम चारों तरफ अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। 17वां प्रश्न है धम्म की शुरुआत किसने की? किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू सम्राट अशोक ने। किसने? तो सम्राट अशोक ने। ठीक है, 18वां प्रश्न है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र जो आज की डेट में पटना कहा जा रहा है, इसको किसने बसाया था? तो इसका आंसर होगा बाबू उदयन ने। उदयन ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 19वां हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए 2020, 2021, 2022, तो इसका आंसर हो गया बाबू रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित था बाबू? रावी नदी के किनारे। ठीक है, 20वां प्रश्न है हड़प्पा कालीन बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हुई है? कहाँ से हुई है? तो लोथल से। कहाँ से हुई है? इसका आंसर हो जाएगा बाबू लोथल। देखिए 2014 के एनुअल एग्जाम में पूछा है। ठीक है, 21वां प्रश्न है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो देखिए ये 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो किस भाषा का शब्द है बाबू? तो सिंधी। किस भाषा का शब्द है? सिंधी। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे लोग बसा हुआ था, इसलिए वहाँ पे बोली जाने वाली भाषाएं जो है सिंधी कहलाई। ठीक है, 22वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? जो हड़प्पा क्षेत्र था उसका आकार कैसा था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था या वर्गाकार था? तो इस प्रकार से ऑप्शन 4 को देगा, तो इसका आंसर दीजिएगा आप लोग क्या? त्रिभुजाकार। इसका आंसर हो जाएगा बाबू त्रिभुजाकार। ठीक है, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? किस नदी के संगम पर हुई थी? तो जहाँ पर 2 या 2 से अधिक नदियाँ आपस में मिलती है उस स्थान को हम संगम कहते हैं। तो किस संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी? तो याद रखिएगा गंगा, सोन और पुनपुन। ठीक है, गंगा, सोन, पुनपुन के संगम पे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई थी। ठीक है, 24वां प्रश्न है निम्न में कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? देखिए ऐसा भी प्रश्न देता है, उल्टा पूछ देगा, उल्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, इसमें कह रहा है कि नगर नहीं है, लेकिन मोहनजोदड़ो तो है, लोथल भी है और कालीबंगा भी है। तो बच क्या रहा है? तो विजयनगर। यही हमारा हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 25वां प्रश्न है कि सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। सिंधुकालीन सभ्यता में जो भवन का निर्माण होता था उसमें किस प्रकार क्या उपयोग होता था, है ना? मेरे कहने का मतलब है ये प्रश्न कह रहा है कि कच्ची ईंटों का, पक्की ईंटों का, टाइल्सों का उपयोग सभी इनमें से सब का किसका होता था बाबू? तो कच्ची ईंट का तो नहीं होता था। अब टाइल्स का उस समय तो जमाना था नहीं, पक्की ईंटों का ज़माना था। ठीक है, तो वहाँ पे कहने का मतलब यह है कि पक्की ईंटों की
पक्की ईंटों का आज भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो आज हम जितना विकसित हैं शायद आज से 5000 वर्ष पहले सिंधुवासी विकसित है। ठीक है, तो सिंधुकालीन अपने घरों को बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए AK सुपर 60 चैनल पे और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।